हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे कुछ तो हम डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे यही हमें देखने को मिल रही हैं कुछ माता पिता वरिष्ठ नागरिक, इनके भरण पोषण में क्या क्या आता है। साथ ही साथ कल्याण अधिनियम 2007 जो है उसके अंदर किस प्रकार से जो वरिष्ठ नागरिक और माता पिता होते हैं वो अपने अधिकारों के लिए कौन से सेक्शन के तहत अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, और यदि उनके अप्लाई से वो संतुष्ट नहीं है तो कहाँ अपील करेंगे कितने दिन के अंदर इनका जो केस है उसका डिसीजन हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर वो कहाँ जाते हैं, कितनी राशि उनको भरण पोषण के रूप में मिलती है। इन सब चीज़ों का हम इस एक्ट के तहत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अब आता है सबसे पहले तो इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम देखेंगे कि सरकार द्वारा 1999 में सबसे पहले प्रयास किया गया एक नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स लाई गई। कौन सी पॉलिसी लाई गई? राष्ट्रीय वृद्धजन नीति या नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स लाई गई 1999 में। इस प्रकार सरकार के द्वारा सबसे पहले वृद्ध नागरिक, मतलब इसमें सरकार के द्वारा वृद्ध नागरिकों के अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ क्या गया, उनके अधिकारों की, मतलब इनके पास क्या क्या समस्याएं होती हैं वृद्ध लोगों की, उनकी पहचान की गई। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा इस नीति के अंतर्गत उन वृद्ध व्यक्तियों की, सीनियर सिटीजन्स की आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के द्वारा ली गई। इन सब के बाद भी सरकार पे वृद्ध व्यक्तियों के और अधिकारों और सुरक्षा की मांग उठती रही। तो इस नीति के अंतर्गत मतलब एक प्रकार से वृद्ध नागरिकों के लिए जो अधिकार थे उनको पहचाना गया, उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को देखी गई। लेकिन फिर भी ये जो पॉलिसी थी वृद्ध नागरिकों के अधिकारों को इतना, माता पिता के अधिकारों को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाई कि जितना पॉलिसी के अंतर्गत समझा गया था। तो इसी के अंतर्गत आगे चलते हुए सरकार के द्वारा 2007 के अंदर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम के द्वारा माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया, उनको सुरक्षा दी गई। यदि मान लो ये वाला एक्ट है और इस एक्ट को, और वर्तमान समय में हम देख भी रहे हैं कि परिवार के अंदर क्या होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बाहर चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता जो होते हैं वो घर में रह रहे होते हैं। कई केसेस में ऐसे देखने को आता है कि बच्चों की केवल माता पिता से उनकी प्रॉपर्टी लेने की ही इच्छा होती है, माता पिता का उनके द्वारा ध्यान नहीं रखा जाता है, प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, उसके बाद तो वो उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। यदि इन बच्चों के द्वारा इस एक्ट को, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को यदि अच्छे से समझ लिया जाएगा तो बच्चे भी कायदे में रहने लग जाएंगे। इसकी जो लागू होने की तिथि है वो कब है? 29 दिसंबर 2007। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम कब लागू हुआ था? 29 दिसंबर 2007 को यह अधिनियम लागू हुआ था। ये जो अधिनियम है इसका विस्तार जो है वह भारत में रहने वाले लोगों पे और भारत के बाहर, मतलब कई बार क्या होते हैं वृद्ध माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो भारत के बाहर विदेश में भी रह रहे हैं, तो उन पर भी इस अधिनियम के जो प्रावधान है वो लागू होंगे। अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या है? इस एक्ट का मेन उद्देश्य यह है, पहला तो कि वृद्ध नागरिकों की अधिकारों की पहचान करना, कि वो हैं उन्हें क्या क्या अधिकार हैं, उन सब चीज़ों की पहचान करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना। मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, माता पिता हैं, वो अपने लिए मतलब कि अब स्वास्थ्य के चलते हुए कमा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए बच्चों को जो एक राशि जो होती है निश्चित वह उपलब्ध करानी होती है, और इसके लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाते हैं। उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी। वृद्ध माता पिताओं को रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना भी इस एक्ट का उद्देश्य है, और उनकी संपत्ति की रक्षा करना इस एक्ट का उद्देश्य है। तो कुल मिला के मोटे मोटे हम देखें तो 5 यहाँ पर उद्देश्य हैं इस एक्ट के, सीनियर सिटीजन एक्ट के। पहला तो हो गया कि वृद्ध नागरिकों की पहचान कर लेना, दूसरा उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना, तीसरा उनको सामाजिक सुरक्षा देना,
चौथा, रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाएं देना और संपत्ति की रक्षा करना। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम का जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंतर्गत हमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिन्हें हमें समझना होगा। इसमें सबसे पहले आते हैं माता पिता, क्योंकि ये जो अधिनियम है उसकी शुरुआत ही माता पिता के नाम से वर्ड से हो रही है। तो कौन कौन से हैं माता पिता? माता पिता के अंदर आ जाएंगे आपके जैविक माता पिता, बायोलॉजिकल, जिन्होंने आपको बर्थ दिया है। दत्तक हो जाएंगे, जिन्होंने आपको गोद लिया है। या फिर सौतेले माता पिता, मतलब तीनों टाइप के माता पिता इसमें शामिल होंगे। जैविक, बायोलॉजिकल, दत्तक और सौतेले माता पिता जो हैं वो शामिल होंगे। ये वरिष्ठ नागरिक है या नहीं है, लेकिन ये माता पिता हैं और इस एक्ट की डेफिनेशन में ये आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं वरिष्ठ नागरिक। तो वरिष्ठ नागरिक से आशय इस एक्ट के अंदर है जिन्होंने 60 ईयर्स से अधिक की आयु यदि प्राप्त कर ली है उन व्यक्तियों ने, तो उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाएगा। वरिष्ठ नागरिक के बाद आता है भरण पोषण। भरण पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? भरण पोषण में रोटी कपड़ा मकान तो आते ही हैं, रोटी कपड़ा मकान आते हैं। रोटी कपड़ा मकान के अलावा 2019 में इस एक्ट में कुछ संशोधन होते हैं, तो उसके तहत मेडिकल और सिक्योरिटी को भी भरण पोषण में जोड़ दिया जाता है। मतलब पहले कौन कौन से थे? पहले भरण पोषण के अंतर्गत रोटी कपड़ा और मकान को लिया जाता था। वहीं आगे जो 2019 के संशोधन हुए उनमें मेडिकल और सिक्योरिटी को भरण पोषण के रूप में लिया गया। अब हम अगली कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। कल्याण। कल्याण के अंदर क्या क्या आ जाएगा? कल्याण ये होता है कि उन्हें आवश्यक आहार की उनके एज के अकॉर्डिंग जो भी पौष्टिक आहार है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से उनकी मतलब मेडिकली फिटनेस वगैरह को देखा जाए। डॉक्टर को समय समय पे यदि वो बीमार रहते हैं तो उनको दिखाया जाए, टाइम टू टाइम उनका चेकअप कराया जाए और उनके आमोद प्रमोद के केंद्र व अन्य सुविधाओं को प्रदान करना ही कल्याण है। मतलब कल्याण में आवश्यक आहार दे देना, स्वास्थ्य सेवाएं दे देना और उनका जो मनोरंजन के जो कुछ साधन है वो उपलब्ध कराना ही कल्याण कहलाता है वरिष्ठ नागरिक और माता पिता का। अब आता है बालक। बालक के अंदर कौन कौन आता है? बालक की डेफिनेशन के अंदर इस एक्ट के अंतर्गत बेटा बेटी पोता पोती तो आते ही हैं। ये तो शुरुआत से 2007 से ही आ रहे हैं, परंतु 2019 के अंदर कुछ संशोधन हुए थे और उन संशोधनों के बाद के अंदर बहू, दामाद, सौतेला बेटा और बेटी और गोद लिए हुए बच्चे और इवन जो नाबालिग बच्चों के लीगल गार्जियंस होते हैं वो भी बालक की में आएंगे। तो पहले कौन होता था? पहले बेटा बेटी पोता पोती होते थे, बट 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद में इसमें बहू, मतलब बेटा तो पहले ही था, बेटे की जो बहू को शामिल किया गया, बेटी पहले ही थी, दामाद को भी शामिल कर लिया गया, सौतेला बेटा और बेटी भी शामिल किए गए इसमें। और नाबालिग यदि कोई बच्चा है तो उसको गोद लेने नाबालिग जो बच्चा है उसके लीगल गार्जियन और इवन जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो भी बालक की डेफिनेशन में आएगा। अब आती है संपत्ति। संपत्ति के अंदर जंगम मतलब मूवेबल और नॉन मूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। साथ ही चाहे स्वयं की हो, चाहे अर्जित की हुई हो या मूर्त हो अमूर्त हो, सारी संपत्ति इसके अंतर्गत शामिल होगी। अब धारा 4 के अंतर्गत जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिक होंगे, माता पिता और जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, हम ऑलरेडी माता पिता की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल हो जाएंगे आपके, दत्तक हो जाएंगे आपके और सौतेले माता पिता। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने 60 ईयर से ज़्यादा की उम्र प्राप्त कर ली हो तो वो क्या करते हैं इस धारा के तहत, कौन सी धारा? धारा 4 के तहत वो भरण पोषण का अधिकार रखते हैं, भरण पोषण का और कल्याण का अधिकार रखते हैं। और यदि इन्हें ये भरण पोषण और कल्याण नहीं मिल रहा है तो वो धारा 5 के तहत आवेदन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सम्मुख। वरिष्ठ नागरिक और माता पिता कहाँ कहाँ आवेदन करेंगे? अब ये आ गया, ठीक है आवेदन कर सकते हैं, धारा 5 ने कह दिया, लेकिन कहाँ कहाँ आवेदन करेंगे? आवेदन कर रहे हैं जहाँ पर वो अभी निवास कर रहे हैं। मतलब इसमें देखी ये जाएगी कि भाई वरिष्ठ नागरिक और जो माता पिता हो उनको ज़्यादा सहूलियत हो, उस स्थान से वो अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई में कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो? एक तो जहाँ अभी लास्ट के अंदर वो निवास कर रहे हो उस जगह अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जहाँ वो अंतिम बार निवास किया करते थे यदि उनको वहाँ कंफर्ट है तो वो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनका बालक या जो बच्चा जहाँ रह रहा है वहाँ जाकर भी ये इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो धारा 4 के तहत उनके राइट हो गए। धारा 5 के तहत यदि इनके भरण पोषण और कल्याण का वायलेशन होता है तो वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अप्लाई वो करेंगे कि भाई जहाँ पर
या तो वो अभी रह रहे हैं या फिर लास्ट टाइम रहे थे या फिर उनका बालक रह रहा है। तो पहली बार वो अप्लाई कहाँ करेंगे? उपखंड स्तर पे। मतलब इसमें क्या होता है, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हर एक उपखंड स्तर के ऊपर ट्रिब्यूनल बनाया गया है। इस ट्रिब्यूनल को क्या करना होता है? ट्रिब्यूनल के अंदर वरिष्ठ नागरिकों की और माता पिताओं की इस एक्ट के तहत सुनवाई होती है। और इस ट्रिब्यूनल की खास बात ये होती है कि यहाँ पे पैरवी के लिए कोई वकील नहीं होता है, यहाँ पे पैरवी भरण पोषण अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो राज्य सरकार के द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की पालना हेतु प्रत्येक उपखंड पर, कहाँ पर? प्रत्येक उपखंड स्तर पर एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल बनाए गए। वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है कि एक ट्रिब्यूनल होगा या अधिक ट्रिब्यूनल होंगे, लेकिन प्रत्येक उपखंड लेवल पे, सब डिवीजन पर ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश होंगे, जिन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। ट्रिब्यूनल को किसकी जैसी शक्तियां प्राप्त है? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या होता है? वो साक्ष्यों के लिए साक्ष्य मांग सकता है, वो सम्मन करके बुला सकता है। ये सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हो गई। इस ट्रिब्यूनल का जो हेड होता है वह सब डिविजनल ऑफिसर होता है। कौन होता है इस का हेड? सब डिविजनल ऑफिसर होता है। और इसको 90 दिन के अंदर अपना निर्णय देना होता है। कितने दिन में अपना निर्णय देना होता है? इसको 90 डेज के अंदर अपना निर्णय देना होता है कि भाई इस संबंध में क्या डिसीजन रहा। सिविल कोर्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, साक्ष्यों को हाजिर करवा सकता है, दस्तावेजात पेश करवा सकता है, इत्यादि की शक्तियाँ इस उपखंड स्तर पर जो ट्रिब्यूनल होगा सब डिवीजन लेवल पे उसको होंगी। इस ट्रिब्यूनल में कौन कौन जा सकता है? इस ट्रिब्यूनल में व्यक्ति या तो खुद चला जाए, वृद्ध माता पिता, जो वृद्ध व्यक्ति या माता पिता स्वयं चली जाए, या उनकी जगह कोई दूसरा ले जाए कि भाई वो आने में सक्षम नहीं है इसलिए मैं उनकी रिपोर्ट लेके आया हूँ, या फिर कोई एनजीओ भी जा सकता है। और इवन जो ये ट्रिब्यूनल है, यदि उसको लगता है कि उसका जो क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शन एरिया है, वहाँ पर किसी वृद्ध व्यक्ति या माता पिता के साथ एट्रोसिटी हो रही है, तो वह स्वतः सुओ मोटो कॉग्निशन भी ले सकता है, स्वतः संज्ञान भी ट्रिब्यूनल ले सकता है। अब जैसे ही इस ट्रिब्यूनल के पास धारा 5 के तहत एप्लीकेशन या आवेदन आ गया, तो 5 के तहत इस ट्रिब्यूनल के पास आ गया सब डिवीजन लेवल पे, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इस एप्लीकेशन को जो सुलह अधिकारी, एक सुलह अधिकारी नियुक्त कर देगा और उसके पास में इस एप्लीकेशन को वो भेज देगा। अब सुलह अधिकारी क्या करता है? सबसे पहले दोनों पक्षों को बैठाता है, मतलब बच्चे को भी बुलाता है, वृद्ध माता पिता या वरिष्ठ नागरिक है उनको भी बुलाते हैं, और उनको बैठाकर उनके मध्य जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी इश्यूज हैं उनको सेटल करवाने का प्रयास करता है। और यदि ये सेटल नहीं हो पाते हैं, सुलह अधिकारी से सुलह नहीं हो पाते हैं, तो फिर ट्रायल चलेगा। और ट्रायल के अंदर इस ट्रिब्यूनल को, सब डिविजनल लेवल पे जो ट्रिब्यूनल है उसे 90 डेज के अंदर अपना निर्णय देना ही होगा। निर्णय देना होगा। यहाँ वकील पैरवी नहीं करता है। कौन पैरवी करता है? यहाँ पे भरण पोषण अधिकारी, जो गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है, वो ही वृद्ध नागरिकों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और माता पिता के लिए क्या करेगा? पैरवी करेगा। अब क्या होता है कि भाई सेक्शन 9 के तहत है, मतलब 5 के तहत आवेदन हो गया, फिर वो पूरा डिसीजन वगैरह हो गया, तो 9 के तहत यह ट्रिब्यूनल अपना भरण पोषण का आदेश दे सकता है। क्या क्या भरण पोषण का आदेश दे सकता है? कि भाई आप अपने माता पिता को 10,000 रुपये दो। पहले तो क्या था, ये जब शुरू में जब एक्ट आया तो ये था कि भाई 10,000 रुपये एज ए भरण पोषण पर मंथ देने होते थे, परंतु 2009 के अंदर जो संशोधन इस एक्ट में हुआ उसमें ये हुआ कि भाई ये 10,000 रुपये नहीं, ये जो भरण पोषण के लिए जो रुपए दिए जाएंगे माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों को, ये केस बाय केस डिसाइड किए जाएंगे, ना कि एक फिक्स रेट उनकी होगी, ताकि इससे वृद्ध व्यक्तियों को महंगाई का जो ज़माना है उसके अकॉर्डिंग मतलब वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। आदेश के 15 दिन के अंदर अंदर, अब ये जो आपके भरण पोषण का जो आदेश कर दिया ट्रिब्यूनल को, तो उसको 15 डेज के अंदर अंदर आपको वो माता पिता को या वरिष्ठ नागरिक को ये पैसा देना होगा। 2019 के संशोधन में ये 15 दिन किए गए हैं, अदरवाइज पहले ये 30 दिन था। ये हो गया सेक्शन 9 के तहत ट्रिब्यूनल के द्वारा भरण पोषण का आदेश। अब क्या होता है कि भाई मान लो कोई बच्चा, बालक है, चाहे वृद्ध व्यक्ति है या फिर माता पिता है, वो इस उपखंड लेवल के ट्रिब्यूनल के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं, और अपील जो होगा वो अपीलिएट अथॉरिटी के अंदर होगा। अधिनियम की धारा 16 के तहत कौन कौन जा सकता है, मतलब ये अपील के लिए कौन कौन जाएगा, ये धारा 16 में बताया गया है। तो कौन कौन जा सकता है? जब बालक पैसा नहीं दे वृद्ध माता पिता को तो वो जा सकता है,
या फिर माता पिता और वरिष्ठ नागरिक को लगता है कि नहीं डिसीजन सही नहीं हुआ तो फिर वो जा सकते हैं। जो इस ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उपखंड ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध जिला स्तर पर, ये एपीलेट अथॉरिटी कहाँ बनती है, एपीलेट अथॉरिटी जो होती है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है, यहाँ पर जा सकता है सेक्शन 16 के तहत है। एपीलेट अथॉरिटी में चले जाएंगे, इसका जो हेड होता है एपीलेट अथॉरिटी का वह जिला मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है या उसके समकक्ष कोई अधिकारी होता है। इस एपीलेट अथॉरिटी के पास 30 दिन कम हो जाते हैं, मतलब उपखंड वाले के पास 90 दिन थे, इनके पास अपना अपील का डिसीजन देने के लिए कितने दिन होते हैं, ओनली 60 डेज के भीतर। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना जो इसमें जो निर्णय आया, किसका आया, सब डिवीजन का जो निर्णय आया, उस निर्णय के आने के बाद 60 डेज के अंतर्गत आप क्या करोगे, उस फैसले के विरुद्ध अपील करोगे और अपीलेट अथॉरिटी जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ चले जाओगे। उसके बाद भी यदि 60 डेज के बाद भी यदि कई बार अपील होती है, लेकिन उसके पास में आपके पास में एक युक्तियुक्त कारण होना चाहिए कि भाई इस कारण से मैं 60 डेज में नहीं आ पाया था। यहाँ भी कोई वकील पैरवी नहीं करेगा, बल्कि यहाँ भी एक भरण पोषण अधिकारी ही होगा, वो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का पक्ष रखेगा। उपखंड स्तर पे ट्रिब्यूनल जो होते हैं अपील से कहाँ आ गए, अपीलीय प्राधिकरण में आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, वो एक निश्चित टाइम पीरियड जो है उसके अंदर अपना डिसीजन दे देते हैं और अब राज्य सरकार क्या करेगी, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कई प्रयास कर रही है। जैसे इस एक्ट की सेक्शन 19 के तहत वृद्धाश्रमों की स्थापना कर रही है, जहां वृद्ध व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो आराम से सुविधाओं के साथ रह सके। सेक्शन 20 के तहत चिकित्सीय सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाती है। सेक्शन 21 के तहत उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करती है। इस प्रकार इस वरिष्ठ माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है।